नमस्कार स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने ज्योग्राफी अलर्ट यूट्यूब चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 12th का चैप्टर 10 जिसका नाम है मानव बस्तियाँ ह्यूमन सेटलमेंट, जिसमें स्टूडेंट हम पार्ट 1 वीडियो कर चुके थे। आज हम पार्ट 2 वीडियो करेंगे जिसमें हम करेंगे नगरीय बस्तियों का। पार्ट 1 में हम ग्रामीण बस्तियों के बारे में डिस्कस कर चुके थे स्टूडेंट। आज हम नगरीय बस्तियों के बारे में, अर्बन सेटलमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एंड उससे पहले कि हम चैप्टर स्टार्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड पसंद आए तो वीडियो को शेयर भी कीजिए। अब स्टूडेंट हम नगरीय बस्तियों के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले हम डेफिनेशन देखते हैं या ये देखते हैं नगरीय बस्तियाँ होती क्या है। तो फर्स्ट अगर बोलते हैं तो यहाँ पर पॉपुलेशन क्या है, ज़्यादा होती है। ज़्यादा का मतलब क्या है, यहाँ पर संघन बसाव होता है, घर एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, बस्ती एक दूसरे से सटी हुई होती है। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर क्या है, व्यवसाय की अगर बात की जाए तो गैर कृषि कार्यों में व्यक्ति ज़्यादा लीन रहते हैं या ज़्यादा काम करते हैं। गैर कृषि कार्य हमारे सेकेंडरी, टर्सरी एंड अदर्स एक्टिविटीज़ हो जाती है। प्राइमरी एक्टिविटीज़ यहाँ पर कम की जाती है या बिल्कुल भी नहीं की जाती नगरीय बस्तियों में। अब हम देखते हैं स्टूडेंट प्राचीन काल में क्या था बस्तियों का प्रतिरूप, या बस्तियाँ कैसे बसाई जाती थी नगरीय बस्तियाँ, और प्रेजेंट में क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। अगर बात की जाए नगरीय बस्तियों की, तो नगरीय बस्तियों की अगर विकास की, डेवलपमेंट की बात की जाए तो तीव्र गति से विकास हुआ है। तीव्र गति से मतलब पहले विकसित देशों में विकास हुआ, फिर विकासशील देशों में तीव्र गति से विकास हुआ है नगरीय बस्तियों का। अब देख लेते हैं कि कैसे हुआ है। प्राचीन समय की ही बात कर लेते हैं तो बहुत ही कम बस्तियां थी, कुछ हजार से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर निवास करते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, नगरीय बस्तियों में तीव्रता आई, धीरे धीरे वृद्धि हुई। अगर बात की जाए प्रथम नगरीय बस्ती की तो वो है लंदन नगर की जनसंख्या थी सबसे पहले। प्रथम नगरीय बस्ती की अगर बात करते हैं तो यहाँ की जो जनसंख्या है 1810 में 10 लाख हो गई थी लंदन की, तो उसे नगरीय बस्ती घोषित किया गया था। 1982 की अगर बात की जाए, विश्व में करीब 175 नगर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले थे। 1982 की बात हो रही है स्टूडेंट। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो 1800 में विश्व की अगर जनसंख्या की बात की जाए तो यहाँ पर 3% जनसंख्या क्या है, सिर्फ नगरों में निवास करती थी। 3% स्टूडेंट बहुत कम है, लेकिन अब की बात की जाएगी तो आप लोग देखना कि कितनी पॉपुलेशन रहती है। अब बात कर रहे हैं स्टूडेंट वर्तमान समय में। वर्तमान समय में जो हमारे ये डाटा है थोड़ा सा पुराना है। वर्तमान समय की बात करेंगे 2019 की भी बात करेंगे। वर्तमान समय में 48% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। अगर वर्तमान की 2019 की स्टूडेंट बात करते हैं तो 55.7% पॉपुलेशन क्या है, नगरों में निवास करती है। तो ये हमारा हाफ से भी ज़्यादा है स्टूडेंट। अगर बात करते हैं हाफ तो उससे भी ज़्यादा है जो कि नगरों में निवास करती है। इसमें हमें दे रखा स्टूडेंट की कितनी परसेंट पॉपुलेशन क्या है नगरों में निवास करती है। 1800 में 3% थी, 1850 में 6%, 1900 में 14%। अब आप लोग देख सकते हो कि तीव्र गति से वृद्धि होने लग रही है। फिर स्टूडेंट 1950 की अगर बात की जाए तो 30%, 1982 की बात की जाए 37%, 2001 में 48%। अगर 2019 की अभी मैंने आप लोगों को बताया है, 19 की अगर बात करते हैं तो 55.7% जनसंख्या क्या है, नगरों में निवास करती है। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। आप समझ गए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। नेक्स्ट हम करते हैं स्टूडेंट नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण। अगर वर्गीकरण की बात ही कर रहे हैं, जैसे हमने अपने पार्ट 1 में वीडियो में किया था ग्रामीण बस्तियों का वर्गीकरण, इसी आधार पर क्या है हम किसका करेंगे, नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जनसंख्या का आकार, वहाँ का व्यवसाय, वहाँ पर क्या कार्य करते हैं मनुष्य, और प्रशासनिक ढांचा कैसा है, उसी के आधार पर क्या है नगरों का वर्गीकरण किया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट किया जाता है। तो फर्स्ट क्या है हमारा, जनसंख्या का आकार। जनसंख्या का आकार, पॉपुलेशन साइज की अगर बात की जाती है स्टूडेंट, हमने जब भारत की बात की थी तो भारत में मैंने आप लोगों को पार्ट 1 वीडियो में बताया था नगरीय जनसंख्या कैसे 1991
के अकॉर्डिंग, इंडियन सेंसस के अकॉर्डिंग कैसे नगर को परिभाषित किया गया है भारत के द्वारा, उसके बारे में मैंने पार्ट 1 वीडियो में आप लोगों को बताया था। अगर आप लोग भूल गए हो तो मैं आप लोगों को दोबारा बताऊंगी, लेकिन आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि 1991 में नगरों को कैसे परिभाषित किया गया था। बात कर लेते हैं नगरों की। अगर भारत की ही बात करते हैं तो 5000 व्यक्ति क्या है निवास करते हुए होने चाहिए, तभी नगर घोषित किया जा सकता है या नगर परिभाषित किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट अलग अलग देशों की कि पॉपुलेशन का साइज़ कैसा है। इसी मापदंड की, पॉपुलेशन के मापदंड की बात करते हैं अलग अलग देशों में, तो अलग अलग देशों में अलग अलग मापदंड रखा गया है पॉपुलेशन का, जनसंख्या के आकार का। अगर बात की जाए कोलंबिया की, तो कोलंबिया में क्या है 1500 व्यक्ति क्या है निवास करते हुए होने चाहिए, तभी नगर घोषित किया जाएगा। और स्टूडेंट मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ पार्ट 1 वीडियो में कि पॉपुलेशन क्या है, जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है, जिन कंट्री में पॉपुलेशन ज़्यादा है और जिन कंट्री में पॉपुलेशन बहुत कम है, वो भी क्या है इफ़ेक्ट बनता है नगरों के आकार में, जनसंख्या आकार में। कोलंबिया की ही बात कर लेते हैं, पॉपुलेशन कम है, तो इसी आधार पर क्या है यहाँ पर नगरीय जनसंख्या को या जनसंख्या के आकार को कम रखा गया है। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट अर्जेंटीना पुर्तगाल्स में 2000 व्यक्ति क्या है यहाँ पर निवास करते हुए होने चाहिए, तभी क्या है परिभाषित किया जाएगा, नगरीय क्षेत्र परिभाषित किया जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात कर लेते हैं, थाईलैंड की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर 2500 व्यक्ति। अब हम बात कर लेते हैं भारत की। भारत में क्या है 5000 व्यक्ति, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया है। जापान में 30,000 व्यक्ति होने चाहिए। पॉपुलेशन यहाँ की वैसे कम है, अगर देखा जाए एरिया वाइज तो यहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन है। और नंबर्स ऑफ अगर पीपल्स की बात की जाए, या जैसे हमने ऊपर देखा था कि कितने परसेंटेज नगरों में है, तो चाहे जापान में परसेंटेज के आधार पर भी ज़्यादा जनसंख्या नगरों में निवास करती है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं भारत में जनसंख्या का घनत्व भी, डेंसिटी भी क्या है, वो मैं बात की थी पार्ट 1 वीडियो में स्टूडेंट। तो 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए डेंसिटी की अगर बात की जाती है। और यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि जो जनसंख्या है वो गैर कृषि कार्यों में लगी होनी चाहिए, प्राइमरी एक्टिविटीज़ को छोड़कर दूसरी एक्टिविटीज़ में ज़्यादा लीन होती है। और भारत में 75% क्या है इस चीज़ को रखा गया है कि 75% पॉपुलेशन क्या है गैर कृषि कार्यों में लीन होनी चाहिए। अगर बात करते हैं मापदंड की, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड में सिर्फ 250 व्यक्ति ही जनसंख्या वाले क्षेत्र को नगरीय क्षेत्र कहलाया जाता है। आइसलैंड की बात कर लेते हैं स्टूडेंट, तो आइसलैंड में न्यूनतम जनसंख्या 300 व्यक्ति या मनुष्य होने चाहिए। अगर बात की जाती है कनाडा या वेनेजुएला में, तो 1000 व्यक्ति क्या है नगरों के क्षेत्र कहलाएंगे, जहां पर 1000 व्यक्ति निवास करते हो। आई होप यू आर अंडरस्टैंड स्टूडेंट। अब हम देखते हैं व्यावसायिक संरचना। व्यावसायिक संरचना मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जहाँ पर गैर कृषि कार्यों में लगे हुए होते हैं, ये भी मापदंड है व्यावसायिक संरचना। प्राइमरी एक्टिविटीज़ को छोड़कर सेकेंडरी एंड टर्सरी एक्टिविटीज़ एंड अदर्स एक्टिविटीज़ में क्या है व्यक्ति लीन रहते हैं, कार्य करते हैं। तो व्यावसायिक संरचना भी क्या है बताती है, क्लासिफाइड करती है नगरीय बस्तियों को। तो भारत की बात कर लेते हैं। भारत में 75% रखा गया है गैर कृषि कार्यों में। अगर बात की जाती है दूसरे देशों की, तो इसी प्रकार अगर इटली में उसी बस्तियों को नगरीय कहा जाता है जिनकी आर्थिक रूप से उत्पादित जनसंख्या का 50% जो है गैर कृषि कार्यों में लीन है। इटली में 50 मापदंड रखा गया स्टूडेंट, और हमारे यहाँ पर 75 रखा गया है। तो व्यावसायिक संरचना भी क्या है क्लासिफाइड करती है अर्बन सेटलमेंट को।
नेक्स्ट अगर बात की जाए स्टूडेंट तो प्रशासन की अगर भारत के संदर्भ में बात करते हैं तो भारत में मैंने आप लोगों को पार्ट 1 वीडियो में भी बताया था, जहां पर नगर पालिका होती है, छावनी बोर्ड होते हैं, अधिसूचित नगरीय क्षेत्र होता है, नोटिफाइड क्षेत्र होता है, तो वो क्षेत्र क्या कहलाएगा, नगरीय क्षेत्र कहलाएगा। तो प्रशासनिक, जहाँ पर प्रशासनिक काम होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क किया जाता है, सरकार के द्वारा कार्य किया जाता है, तो उस क्षेत्र को भी क्या है, नगर घोषित किया जाता है या नगरीय क्षेत्रों में परिभाषित किया जाता है। ऐसे ही दूसरे देश का क्या है, यहाँ पर डेफिनेशन दे रखी है स्टूडेंट। इसी प्रकार लैटिन अमेरिका के देशों में ब्राज़ील, बोलीविया जनसंख्या के आकार को ध्यान में नहीं रखते किसी भी प्रशासकीय केंद्रों को नगर केंद्र माना जाता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंड स्टूडेंट। प्रशासनिक नगर का भी आप लोगों को पता चल गया होगा कि कैसे क्लासिफाइड करता है नगर को। अब हम नेक्स्ट करते हैं स्थिति के बारे में। तो स्थिति जान लेते हैं कि स्थिति क्या है। तो नगरीय क्षेत्रों की स्थिति उनके द्वारा संपन्न कार्यों के आधार पर किया जाता है। कैसे किया जाता है उसके बारे में हम देखते हैं। अगर उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे नगर हैं जो स्थिति के आधार पर स्थापित हुए हैं। जैसे हम बोल सकते हैं पतन नगर स्थिति क्या है स्टूडेंट, जहाँ पर समुंदर होगा वहीं पर पतन बनाया जा सकता है, तो उसको क्या है, पतन नगर घोषित कर दिया जाता है। पर्यटन नगर, जहाँ पर पर्यटन होता है, आकर्षण का केंद्र होता है, वहाँ पर क्या है, पर्यटन नगर घोषित कर दिया जाता है। औद्योगिक नगर, जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, वहाँ उस नगर को क्या है, औद्योगिक नगर घोषित कर दिया जाता है। तो ये क्या है स्टूडेंट, स्थिति के आधार पर नगरों के बारे में बताया गया है कि जहाँ पर जैसे स्थिति है वहीं पर क्या है, नगरों को उसी नाम से जाना जाता है और उन्हीं के आधार पर उनको क्या है, क्लासिफाइड किया जाता है। अब हम देख लेते हैं प्राचीन काल की अगर बात की जाए स्टूडेंट, तो प्राचीन काल में नगरों की अगर स्थिति की बात करते हैं तो नगर वहाँ स्थापित किए जाते थे जहाँ पर जल होता था, वाटर सप्लाई अच्छी होती थी, बिल्डिंग मटेरियल्स होता था, उपजाऊ भूमि होती थी, या भूमि पर निर्भरता की अगर बात करते हैं तो वो ज़्यादा होती थी। तो वहीं पर प्राचीन काल में क्या है, नगरों को स्थापित किया जाता था। लेकिन अब क्या है, अगर अब प्रेजेंट ये बात करते हैं तो ये महत्व नहीं रखते। ये जो कारक मैंने आप लोगों को बताए हैं, वाटर सप्लाई या बिल्डिंग मटेरियल्स या उपजाऊ भूमि, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं रखते। ये कारक रखते हैं स्टूडेंट, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं रखते। जैसे जैसे प्रौद्योगिकी बढ़ी है, प्रौद्योगिकी बढ़ने के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा है, तो स्टूडेंट लॉन्ग डिस्टेंस के लिए वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जा सकता है। यातायात के द्वारा गृह निर्माण सामग्री को भी पहुंचाया जा सकता है दूर स्थानों पर, और उन सभी सामग्री को पहुंचाया जा सकता है। जैसे वाटर सप्लाई की बात कर रहे हैं तो पाइपलाइन के द्वारा वाटर सप्लाई को भी दूर दूर तक पहुंचाया जा सकता है। तो वहाँ पर भी नगर स्थापित हो गए जहाँ पर क्या है, जो हमारे प्राचीन काल में महत्वपूर्ण कारक थे ये नहीं है। तो वहाँ पर भी क्या है, नगरों को स्थापित अब किया जा सकता है, जो कि महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग के निकट स्थित होते हैं, और वहाँ पर क्या है, नगरों का तेजी से विकास हुआ है। नेक्स्ट की अगर बात करते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारा नगरीय क्षेत्रों के कार्यों के आधार पर नगरीय क्षेत्रों को परिभाषित किया है। जैसे मैंने आपको स्थिति के आधार पर बताया है कि जहाँ पर जो जैसा कार्य किया जाता है या जैसे स्थिति होती है उसी आधार पर नगरों को क्या है, परिभाषित किया जाता है, या नगरीय क्षेत्रों के कार्य के आधार पर नगरों को वर्गीकृत किया जाता है। जैसे कि प्राचीन नगर की अगर बात कर लेते हैं तो वहाँ पर प्राचीन संबंधी विशेषताएं आप लोगों को वहाँ पर मिलेगी। प्रशासनिक की बात कर लेते हैं तो किसी राज्य की राजधानी हो सकती है, देश की राजधानी हो सकती है, जहाँ पर सरकार के द्वारा प्रशासनिक कार्य किए जाते हैं, तो उस नगर को क्या प्रशासनिक नगर बोल दिया जाता है।
अगर बात करते हैं स्टूडेंट व्यापार की, औद्योगिक नगर की, व्यापार या जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा होता है तो उन क्षेत्रों को क्या है नगरीय क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। बेसिकली वहाँ पर क्या करैक्टरिस्टिक्स होता है, जो कि बेसिक करैक्टर्स होते हैं जहाँ पर इंडस्ट्री ज़्यादा होती है और भी कार्य स्टूडेंट वहाँ पर किए जाते हैं, लेकिन विशेष विशेषता की अगर बात करते हैं तो वो वहाँ पर क्या है व्यापार या उद्योग होते हैं, या सुरक्षा की बात कर लेते हैं, या धार्मिक महत्वपूर्ण केंद्र की बात कर लेते हैं। तो उसी आधार पर क्या है नगरों को बोला जाता है, या उसी विशेषता के आधार पर, उनके कार्यों के आधार पर नगरों को क्या है नगरीय क्षेत्र घोषित किया जाता है। अगर देख लेते हैं कि वे नगर जो कि क्या है एक विशेष विशेषता के आधार पर क्लासिफाइड किए गए हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से नगर है जो कि विशेष विशेषताओं के आधार पर किए जाते हैं। बेसिकली स्टूडेंट विशेष विशेषता तो उनके अंदर होती ही है, लेकिन वहाँ पर क्या है और कार्य भी किए जाते हैं। ये नहीं है कि इंडस्ट्रियल नगर है तो वहाँ पर आपको इंडस्ट्री संबंधी सब कुछ मिलेगा, वहाँ पर आपको नगरों की और विशेषताएं या नगर की और विशेषताएं भी मिलेगी, मार्केट मिलेगी, लेकिन जो स्पेसिफिक बात की जा रही है वो वहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा मिलेगी। ओके स्टूडेंट, अब हम देखते हैं अगर औद्योगिक नगर की बात करते हैं तो फील्ड को औद्योगिक नगर घोषित किया गया है। अगर उदाहरण के तौर पर कट दिस वीडियो, उदाहरण के तौर पर स्टूडेंट देखते हैं तो से फील्ड को क्या है औद्योगिक नगर बोला गया है। लंदन की अगर बात करते हैं तो पतन नगर बोला गया है। चंडीगढ़ की अगर बात की जाए तो प्रशासनिक नगर चंडीगढ़ को बोलते हैं। तो इस आधार पर क्या है नगरों को बांटा गया है। ओके स्टूडेंट, अब हम देखते हैं प्रशासनिक नगर क्या होते हैं। बेसिकली हमने वैसे देख लिया है कि प्रशासनिक नगर क्या होते हैं, जो कि सरकार के द्वारा प्रशासनिक कार्यालय जहाँ पर होते हैं, या किसी राज्य की राजधानी होती है या किसी राष्ट्र की राजधानी होती है, तो वहाँ पर क्या है उसको प्रशासनिक नगर बोला जाता है। अब हम देख लेते हैं कौन कौन से प्रशासनिक नगर है जो कि क्या है उदाहरण बनकर सामने आते हैं। तो दिल्ली को हम बोल सकते हैं प्रशासनिक नगर है, राष्ट्र की राजधानी भी है, और प्रशासन संबंधी जितने भी कार्य है दिल्ली में ही किए जाते हैं। तो दिल्ली क्या है हमारी प्रशासनिक नगर में आती है। कैनबरा क्या है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है स्टूडेंट, तो हमारी क्या है इसमें कैनबरा भी क्या है प्रशासनिक नगर में आती है। बीजिंग की बात कर लेते हैं, अदिस अबाबा की बात कर लेते हैं, वो वॉशिंगटन डीसी की बात कर लेते हैं, या लंदन की बात कर लेते हैं। तो ये क्या है हमारी राष्ट्रीय राजधानी भी है और प्रशासनिक नगर के रूप में इनको जाना भी जाता है। ओके स्टूडेंट, अब हम बात देखते हैं व्यापारिक एवं व्यावसायिक नगर क्या होते हैं। तो जहाँ पर व्यापार किया जाता है, व्यवसाय किया जाता है, वो हमारे क्या कहलाते हैं व्यापारिक और व्यावसायिक नगर कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं हम कृषि बाजार कस्बे जैसे विनिपेग और कांसास नगर है, जहाँ पर कृषि बाजार जैसे कस्बे है, तो उन नगरों को क्या बोला जाता है व्यापारिक एवं व्यावसायिक नगर बोला जाता है। अगर बात की जाती है बैंकिंग व वित्तीय कार्यों के लिए करने वाले जो नगर है जैसे कि फ्रैंकफर्ट, ये जो देश है हमारे क्या है व्यापारिक और व्यावसायिक नगर के अंतर्गत आते हैं। अब हम स्टूडेंट देख लेते हैं सांस्कृतिक नगर। मैंने पहले ही आप लोगों को स्टूडेंट बताया है, वह नगर जो कि अपनी विशेषता लिए हुए होता है उसको उसी नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं सांस्कृतिक नगर की। सांस्कृतिक नगर जहाँ पर तीर्थ स्थल होते हैं, जहाँ पर संस्कृति संबंधी कार्य किए जाते हैं और वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं सांस्कृतिक नगर कहलाते हैं। जैसे कि जेरूसलम, मक्का, जगन्नाथपुरी, हमारे भारत में आपको सांस्कृतिक नगर बहुत मिल जाएंगे। बनारस जो कार्य नगर करते हैं उनके स्वास्थ्य मनोरंजन इनके आधार पर नगरों को क्या है परिभाषित किया गया है। तो इसमें फर्स्ट क्या है स्टूडेंट स्वास्थ्य मनोरंजन पर अगर बात की जाती है तो मियामी व पणजी इसके अंदर आते हैं। औद्योगिक अगर नगर की बात करते हैं तो पिट्सबर्ग और जमशेदपुर आते हैं। खनन की अगर बात करते हैं स्टूडेंट तो ब्रोकन हिल एवं धनबाद
इसके अंदर आते हैं। परिवहन की अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, सिंगापुर और मुगल सराय आदि इसके अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। तो क्या है, ये कार्य के आधार पर जो नगर जैसा कार्य करता है उसी आधार पर क्या है, कार्य नगरों को परिभाषित किया जाता है स्टूडेंट। अब हम देखते हैं आकृति के आधार पर नगरों का वर्गीकरण। आकृति के आधार पर पहले भी हमने पार्ट 1 वीडियो में स्टूडेंट किया था, जिसमें हमने विलेजेस की पैटर्न के बारे में बात की थी कि कैसी आकृति है, रेखिक आकृति है, वर्ताकार है, तारे की आकार की है या चापाकार हो सकती है, कैसी भी आकृति हो सकती है। तो आकार के आधार पर नगरों को क्या है, परिभाषित किया जाता है। बहुत सारे नगर ऐसे होते हैं स्टूडेंट जो कि नियोजित किए जाते हैं, प्लान करके उनको बाद में बसाया जाता है। पहले प्लानिंग की जाती है, फिर बाद में उनको बसाया जाता है। और बहुत सारे ऐसे नगर हैं जो कि अनियोजित होते हैं, बिना योजना के वो बनाए जाते हैं। तो आप लोगों को ऐसे नगर मिल जाएंगे। मोस्टली जो अनियोजित नगर की अगर बात की करते हैं तो विकासशील देशों में अधिकतर अनियोजित या अनियमित आप लोगों को नगर मिल जाएंगे। विकसित देशों की अगर बात की जाती है तो वहाँ पर प्लान करके नगरों को बसाया जाता है। अगर भारत में ही एग्जाम्पल की बात करते हैं स्टूडेंट, तो चंडीगढ़ नियोजित शहर है और कैनबरा भी नियोजित नगर के नाम से जाना जाता है। तो अब स्टूडेंट बात करते हैं अदिस अबाबा। अदिस अबाबा नवीन पुष्प है जो कि इथोपिया की राजधानी है। अदिस अबाबा इसी के नाम पर नवीन पुष्प रखा गया है। अदिस का मतलब है नया, अबाबा का मतलब है पुष्प। इस नगर की अगर स्थापना की बात करते हैं तो 1878 में की गई थी और संपूर्ण नगर पर्वतीय घाटी स्थलाकृति पर स्थित है। और यहाँ की अगर सड़क प्रतिरूप की अगर बात करते हैं तो स्थानीय धरातल को ये प्रभावित करती है। अब हम देख लेते हैं कि क्या है अदिस अबाबा की आकार की, तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो ये क्या है, हमारी अदिस अबाबा की आकार की है जो कि नगरीय आकार की के आधार पर बसाई गई है, नियोजित नगर है। एंड ये हमारा क्षैतिज रेखीय है या क्षैतिज रेखा है जिसके आधार पर अदिस अबाबा को दिखाया गया है। यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर विश्वविद्यालय है, चिकित्सा महाविद्यालय है, अच्छे स्कूल है, जिससे यहाँ पर क्या है, शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी बनकर आता है। अब स्टूडेंट हम बात कैनबरा की। कैनबरा क्या है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है और ये कैसे स्थापित की गई, कैसे नियोजित की गई, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अमेरिकन वास्तुविद आर्किटेक्चर थे वाल्टर बर्ली गिफन, जिन्होंने 1912 में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी को नियोजित करने के लिए योजना बनाई थी। योजना के आधार पर इसको क्या है, स्थापित किया गया था। उन्होंने इसको क्या है, बोला था कि यहाँ पर क्या है, 10,000 निवासी रहने के लिए एक उद्यान नगर की उन्होंने कल्पना की थी, गार्डन सिटी की कल्पना की थी। और इन्होंने 5 मुख्य केंद्र थे जिसमें से अलग अलग कार्य, जितने भी केंद्र है वो अलग अलग कार्य करते हुए हो। आप लोग देख सकते हो स्टूडेंट, ये हमारा कैनबरा की आकार की है जो कि दिखाई गई है कैनबरा की। आई होप यू आर अंडरस्टैंड स्टूडेंट। अब हम देखते हैं नगरीय बस्तियों के प्रकार। नगरीय बस्तियों के प्रकार के बारे में जानते हैं। तो नगरीय बस्तियों का आकार, उपलब्ध सुविधा, उनके आधार पर संपन्न किए जाने वाले कार्यों के आधार पर इनको अलग अलग नाम से बोला जाता है। आकार में हमारी स्टूडेंट जनसंख्या भी आ जाती है कि, और व्यवसाय भी आ जाता है कि कैसे कैसे, जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया है नगरों के बारे में। इसी आधार पर क्या है, हम अर्बन सेटलमेंट के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो पहला है हमारा नगर। नगर की अगर कंपैरिजन की जाए तो ग्रामीण क्षेत्र से हम कर सकते हैं। तो इसकी संकल्पना की अगर बात की जाए या इसके नगर के संदर्भ में देखा जाए तो नगर को ग्राम के आधार पर कंपैरिजन करके हम बोल सकते हैं कि यहाँ की जो पॉपुलेशन है या यहाँ के अगर पॉपुलेशन के मापदंड की बात करते हैं तो यहाँ पर ग्राम से ज़्यादा पॉपुलेशन आप लोगों को मिलेगी। या व्यवसाय की यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर ग्रामीण कार्यों में जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ की जाती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, सेकेंडरी एक्टिविटी मोस्टली की जाती है। यहाँ पर कुछ विशेष कार्य जो है निर्माण, खुदरा, थोक व्यापार, व्यावसायिक सेवाएं यहाँ पर विद्यमान होती है। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं शहर। शहर क्या होता है, अगर कंपैरिजन करते हैं नगर है, शहर बड़ा होता है नगर से, तो इसके बारे में देख लेते हैं। प्रतिस्पर्धा की अगर बात करते हैं तो स्थानीय क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा को ये पीछे छोड़ देता है। लेविस
ममफोर्ड के शब्दों में अगर बात की जाए, वास्तव में शहर उच्च एवं अधिक जटिल प्रकार की सहचारी जीवन का भौतिक रूप है। ममफोर्ड के द्वारा बोला गया है। शहर नगरों के से बड़े होते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है स्टूडेंट, शहर जो है नगरों से बड़े होते हैं और इनका अगर प्रमुख कार्य की अगर बात करते हैं या यहाँ पर कौन से कार्य किए जाते हैं, यहाँ पर वित्तीय संस्थाएं होती है, पारदेशिक प्रशासनिक कार्यालय यहाँ पर होते हैं स्टूडेंट, यातायात के केंद्र यहाँ पर होते हैं। और जब इनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो जाती है तो इन्हें मिलियन सिटी कहा जाता है। वो भी हम स्टूडेंट देखेंगे कि मिलियन सिटी क्या होता है। पहले हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट सन नगर क्या होता है। तो सन नगर की जब बात की जाती है, पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जो नगर एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, एक दूसरे से मिले हुए होते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, सन नगर कहलाते हैं। अब हम देख लेते हैं कि ये शब्दावली का प्रयोग किसके द्वारा किया गया। 1915 में पैट्रिक गिडिज के द्वारा इस शब्दावली का प्रयोग किया गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, पूछा जाता है, हर जगह पूछा जाता है ये, और आप लोगों के 12th में भी पूछा जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो ये हमारे क्या है, शहर से बड़े होते हैं और एक दूसरे से क्या है, आपस में जुड़े हुए होते हैं और पता नहीं चलता कि कौन सा नगर कब ख़त्म हुआ और कब स्टार्ट हुआ। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारे होते हैं। इसमें हमें फॉर एग्जांपल के थ्रू दे रखा है ग्रेटर लंदन, मैनचेस्टर, शिकागो, टोक्यो, इनके उदाहरण हैं और भारत में भी आप लोगों को ऐसे नगर मिल जाएंगे। विश्व नगरी की अगर बात करते हैं तो विश्व नगरी यूनानी शब्द की अगर बात करते हैं स्टूडेंट, मेगालोपोलिस से बना है, जिसका अर्थ है विशाल नगर, बहुत बड़ा नगर। इसका प्रयोग 1957 में जीन गोटमैन के द्वारा किया गया था। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है कि विश्व नगरी या मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग किसने किया। तो 1957 में जीन गोटमैन के द्वारा इसका प्रयोग किया गया है। बड़ा महानगर प्रदेश होता है, सन नगर के समूह मिलकर जब एक नगर का निर्माण करते हैं तो वो कहलाता है हमारा क्या है, मेगालोपोलिस या विश्व नगरी। इसका एक अच्छा उदाहरण अगर बोला जाए स्टूडेंट तो संयुक्त राज्य अमेरिका, जहाँ से उत्तर में बोस्टन से दक्षिण में मॉन्गिस्टन तक नगरीय भूदृश्य के रूप में ये दिखाई देता है। नेक्स्ट की अगर बात करते हैं स्टूडेंट तो नेक्स्ट है हमारा मिलियन सिटी। मिलियन सिटी की बात कर लेते हैं तो विश्व में मिलियन सिटी की अगर संख्या की बात करते हैं तो वो निरंतर बढ़ने लग रही है। 1800 में लंदन इस श्रेणी में आया था, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट। 1850 की अगर बात की जाए तो पेरिस, 1860 की बात की जाए तो न्यूयॉर्क, और 1950 में अगर बात की जाए तो 80 शहर मिलियन सिटी में गिने जाते हैं। अगर बात करते हैं 3 दशकों की तो स्टूडेंट इसमें क्या है, 3 गुना वृद्धि हुई है। 1975 में इनकी संख्या क्या है, 160 थी, जो कि 2005 में बढ़कर 438 हो गई है। अब हम देखते हैं स्टूडेंट, ये हमें कॉन्टिनेंटल वाइज दिखा रखे, महाद्वीप के आधार पर दिखा रखे है। ये हमारे 1950, 1970 और 2000 के मध्य में दिखा रखा है कि विश्व में कितने मिलियन सिटी है। बात करते हैं तो स्टूडेंट 438 जो है हमारी मिलियन सिटी आती है। नेक्स्ट की अगर बात करते हैं स्टूडेंट मेगा सिटी का वितरण की अगर बात करते हैं तो इस शब्द का प्रयोग जो है उन नगरों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जिनकी जनसंख्या मुख्य नगर या उपनगर को मिलाकर होती है। सबसे पहला 1950 में न्यूयॉर्क पहला ऐसा नगर था जो कि मेगा सिटी था, जिसका नाम मेगा सिटी रखा गया। यहाँ की जो जनसंख्या थी 1,25,00,000 थी स्टूडेंट। और सबसे पहले ये क्वेश्चन निकल के आता स्टूडेंट कि सबसे पहला मेगा सिटी कौन सा नगर था, तो वो हमारा था न्यूयॉर्क। अगर मिलियन हमारे नगरों के नाम दे रखे हैं जो कि 25 है, 25 विश्व के मेगा सिटी यहाँ पर दिखाए गए हैं अलग अलग देशों के। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं, वैसे अगर देखा जाए तो विकासशील देशों और विकसित देशों की अगर बात की जाए तो विकसित देशों में नगरों की संख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा विकासशील देशों में मानव बस्तियों की समस्या।
ये हम स्टूडेंट ग्रामीण में भी कर चुके हैं, लेकिन हम क्या है अब इसको नगरीय संदर्भ में करेंगे। नगरों में देखेंगे कि कौन कौन सी समस्याएं हैं जो कि विकासशील देशों में आती है, मानव बस्तियों में। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो आवासीय समस्या की बात की जाए, जनसंख्या का केंद्रीकरण बोला जाए, या फिर गलियों की का रख रखाव की अगर बात की जाए, वाटर सप्लाई की बात की जाए, पीने योग्य पानी की बात की जाए, बिजली की बात की जाए, गंदे पानी की निकासी की बात की जाए, एजुकेशन की बात की जाए, तो इन सब चीज़ों में क्या है स्टूडेंट विकासशील देशों में आप लोगों को इन बस्तियों में मिल जाएगी। और ये बहुत ही बड़ी समस्या उभर कर आती है विकासशील देशों की बस्तियों में। ओके स्टूडेंट, ये आप लोग भारत में भी देख सकते हो कि स्लम बस्ती आप लोगों को हर शहर में मिल जाएगी, जहाँ पर इन सभी सुविधाओं का अभाव यहाँ पर मिलता है। ओके स्टूडेंट, अब हम नगरीय बस्तियों में क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों से लोग आकर्षित होकर रोजगार के लिए नगरीय क्षेत्रों में आते हैं, और जब नगरीय क्षेत्रों में आते हैं तो वह अर्धकुशल या अकुशल श्रमिक होते हैं और उनके पास धन का अभाव होता है। धन के अभाव के कारण वो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में रहते हैं जहाँ पर गंदी बस्तियाँ होती है, क्योंकि धन का अभाव होता है स्टूडेंट, तो वहाँ पर वो रहते हैं, जिससे कि और ज़्यादा वहाँ पर जनसंख्या का सैकेंद्रण होता है, जनसंख्या ज़्यादा हो जाती है और वहाँ पर गंदी बस्तियाँ स्थापित हो जाती है स्टूडेंट। और गंदी बस्तियों में आप लोगों को पता ही है कौन कौन सी सुविधाओं का अभाव होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, इसमें बोला गया है कि एशिया पैसिफिक में देशों की नगरीय जनसंख्या का 60% भाग अनधिकृत बस्तियों में रहता है। अब आप लोग देख सकते हो स्टूडेंट कि कितना क्या समस्याएं हैं। अब हम स्टूडेंट देखते हैं एक स्वस्थ शहर क्या कहलाता है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगर बात की जाए तो उन्होंने स्वस्थ शहर को परिभाषित किया है। स्वस्थ शहर उसे बोला जाएगा जो स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण होगा, सभी निवासियों की आधारभूत आवश्यकताओं की वहाँ पर पूर्ति होगी, स्थानीय सरकार के समुदाय की भागीदारी होगी और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध होगी। वो क्या कहलाएगा, एक स्वच्छ शहर कहलाएगा। बात कर लेते हैं स्टूडेंट आर्थिक समस्या की। आर्थिक समस्या जो मैंने आप लोगों को बताई है, ग्राम से छोटे नगरों की ओर लोग रोजगार के लिए नगरों की ओर आकर्षित होते हैं। जनसंख्या का प्लान होता है, जनसंख्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, शहरों में जाती है और वहाँ पर अकुशल अर्धकुशल श्रमिक क्या वहाँ पर जाकर संख्या में वृद्धि करते हैं और जनसंख्या क्या है उस क्षेत्रों पर भारी दबाव हो जाता है, स्लम बस्तियों का वहाँ पर निर्माण हो जाता है। तो ये क्या है, आर्थिक समस्याएं होती है, सामाजिक सांस्कृतिक समस्याएं भी उत्पन्न होती है, सामाजिक बुराइयों से ग्रस्त होते हैं। ऐसी सिचुएशन में नगर बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती है, सामाजिक समस्याएं होती है जो कि क्या है नगरों की समस्या बनती है। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं स्टूडेंट, विकासशील देशों में स्वास्थ्य सूचक भी एक निराशाजनक चित्र होते हैं, बेरोजगारी होती है, शिक्षा की कमी होती है, अपराध यहाँ पर अधिक होते हैं। तो नगर में क्या है ये सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट अगर देखते हैं स्टूडेंट पर्यावरण संबंधी समस्याएं, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम की अगर बात करते हैं तो जिन नगरों में विकासशील देशों की बेसिकली यहाँ पर बात हो रही है स्टूडेंट, तो विकासशील देशों में क्या है मैंने पहले ही आप लोगों को बताया है, ज़्यादा जनसंख्या का सैकेंद्रण हो जाता है, सेंट्रलाइज्ड हो जाता है, स्लम बस्तियों का निर्माण हो जाता है, तो गंदे पानी की निकासी नहीं होती जिससे कि क्या है जल प्रदूषण उत्पन्न होता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की भी ऐसी सुविधा नहीं होती जो कि होनी चाहिए विकासशील देशों में। तो वहाँ पर क्या है औद्योगिक उपयोग या घरेलू औद्योगिक कार्य परंपरागत रूप से किए जाते हैं, ट्रेडिशनल फॉर्म में किए जाते हैं, जिससे कि वहाँ पर वायु प्रदूषण की समस्या भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इस आधार पर क्या है हम देख सकते हैं नगरों की समस्याएं बहुत ही ज़्यादा है, बेसिकली विकासशील देशों में बहुत ज़्यादा है। वीडियो को मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहती स्टूडेंट, तो ये आप लोग कर सकते हो और
ये आप लोग कर लेना। पर्यावरण संबंधी समस्या मैंने आप लोगों को बता दिया है कि कैसे कैसे होगी। अगर नगरीय रणनीतिक योजना की बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की कौन कौन सी नगर रणनीति है जिन्होंने प्राथमिकता दी गई है राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम के द्वारा। तो फर्स्ट जो है नगरीय निर्धन के लिए आश्रय स्थल में वृद्धि होनी चाहिए। नगरों में आधारभूत नगरीय सुविधाओं जैसे शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य, स्वच्छ जल, सफाई का प्रबंधन यहाँ पर उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। महिलाओं की मूलभूत सेवाओं और राजकीय सुविधाओं तक पहुँच में सुधार होना चाहिए। ऊर्जा उपयोग तथा वैकल्पिक परिवहन तंत्र को उन्नत बनाना, वायु प्रदूषण को कम करना। तो ये क्या है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा नगरीय रणनीति की योजना बनाई गई है जिसमें प्राथमिकता दी गई है कि नगरों में बेसिकली ये होने चाहिए। आई होप स्टूडेंट आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और देखते रहिए ज्योग्राफी अलर्ट। और यहाँ पर आज हम ज्योग्राफी की सीरीज़ ख़त्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर। अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया स्टूडेंट चैप्टर को लेकर, या आप लोगों को लग रहा है कि और अच्छे से करवाना चाहिए और डीपली करवाना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।